हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ वापस से क्लैट का कुछ लीगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 5 और सब क्वेश्चंस थे, वो मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा था आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा। तो आज के वीडियो में भी वैसे ही एक पैराग्राफ रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। लीगल पर रहेगा, ये इंग्लिश नहीं है, लीगल है ये। तो ये 2021 का मैं पेपर से ले रहा हूँ ये क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए पैराग्राफ पूरा बना हुआ है। तो पैराग्राफ हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है, किस टॉपिक के ऊपर है और मैंने डिस्कस किया है कि नहीं। हालांकि मैंने डिस्कस सारा टॉपिक किया है क्लैट का जितना भी आता है थ्योरी पोर्शन। तो सबसे पहले आते हैं ये, इट इज़ एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है मैंने आपको बहुत पहले ही बताया जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था, कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो पार्टीज के बीच में होता है, टू और मोर पार्टीज, बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इस लाइन का ये मतलब है कि दोनों पार्टीज अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे एग्री कर रहे हैं तो सेम सेंस में होना चाहिए। सेम सेंस का मतलब आता है कि सपोजिटली ए बोलता है कि मैं अपना येलो कार बेचना चाहता हूँ, बी को बोलता है कि मैं येलो कार अपना बेचना चाहता हूँ। उसका येलो कार कौन सा है, ऑल्टो है। ठीक है, जो दूसरा पार्टी बी जो है वो समझ लेता है येलो कार उसका मर्सिडीज है। तो सेम सेंस में तो हुआ नहीं, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इट इज एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के लिए दैट बोथ पार्टीज शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, म्यूचुअल कॉन्सेंट विच शुड ऑल्सो बी अ फ्री कॉन्सेंट। अब यहाँ फ्री कंसेंट का भी बात आता है कि दोनों पार्टीज फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं बिना किसी के दबाव में आके। इज द साइन क्वा नॉन ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट एंड वन ऑफ इट्स एसेंशियल एलिमेंट इज दैट अ थिंग इज अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बाय अ पार्टी एज इज अंडरस्टूड बाय अदर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ए को लग रहा है, ए को पता है कि वो जो गाड़ी बेच रहा है येलो रंग का वो ऑल्टो है, तो बी को भी समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले उसको समझना पड़ेगा कि येलो कार का जो बात हो रहा है वो मर्सिडीज नहीं, ये ऑल्टो ही है। ओके, बट फ्री कंसेंट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्री कंसेंट जो है ये दिया गया है सेक्शन 10 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये जब आप खोलोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा कि फ्री कंसेंट का डिफिनेशन क्या मतलब आता है फ्री कंसेंट का। टू बी नेसेसरी टू द complete validity of a contract. Consent is free when it works without obstacles to impede its exercise. Consent कब फ्री होता है, consent तब फ्री होता है जब उसके सामने कोई बाधा नहीं आता, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आता। ओके, वेयर देयर इज नो कंसेंट, जहाँ पे कंसेंट नहीं है या फिर रियल या फिर फ्री कंसेंट नहीं है, देयर इज जनरली कोई भी वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बट वेयर देयर इज अ कंसेंट, ओके, बट नॉट फ्री कंसेंट, वहाँ पे कंसेंट है पर फ्री कंसेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है, बाद में आप वॉइड हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। ठीक है, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैंने आपको पहले के थ्योरी वाले वीडियो में बताया था, आप जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अ जनरल एवरमेंट दैट कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली ऑब्टेन्ड इज नॉट इनफ and it is necessary to set up one of the vitiating elements such as fraud, which includes false assertment। अब fraud ये टर्म आपको दिखेगा, fraud तो ये इंक्लूड क्या करता है, false assertion, active concealment, promise without intention of performing it। आप promise कर देते हो पर आप perform नहीं करते हो, with the intention of performing it। any other deceptive act or any act declared as fraudulent, कोई भी act जो fraudulent declare किया गया है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड, अब यहाँ पे जो है फ्रॉड का कॉन्स्टिट्यूट या फिर इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है। द एक्ट शुड हैव बीन डन बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी अदर पर्सन विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट। जो एक्ट है, जो गलत काम है वो कोई पार्टी कर रहा है टू द कॉन्ट्रैक्ट
या फिर कोई और आदमी कर रहा है विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट एंड विथ इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई दूसरा पार्टी फोर्स करता है, फ्रॉडुलेंटली उसको इंड्यूस करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। देयर इज नो ड्यूटी अपॉन पार्टीज टू स्पीक अबाउट फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द अदर पार्टीज कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर कोई साइलेंट रह जाता है तो उसको फ्रॉड नहीं कहते हैं। अनलेस द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस शो दैट देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, अगर बोलना ज़रूरी है, अगर उस केस में अगर नहीं बोलता है वो आदमी, और साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मिस रिप्रेजेंटेशन, अब फ्रॉड मैंने आपको बता दिया, अब मिस रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन अगर बेसिकली अगर आपको जानना है सिंपल टर्म्स में, तो सिंपल टर्म्स में यही होगा कि कोई एक आदमी या फिर कोई एक पार्टी अपने को मिस रिप्रेजेंट करके फ्रॉड करता है। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इफ फॉल्स वुड बी मिस रिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू। ठीक है। But which is not justified by the information he possesses. Any breach of duty which gains an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice, there being no intention to deceive, and causing a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement, even though done innocently. ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2021 का ही है। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको बताया कि कोई एक आदमी अपने को बोलता है कि मैं ये पुलिस ऑफिसर हूँ जबकि वो है नहीं, और उसके बाद वो कोई एक्ट करता है जिसके कारण दूसरे को लॉस होता है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आता है ये 1 नंबर, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिपिक्ट्स द एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ रहे थे तो एसेंशियल तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस पैराग्राफ में एसेंशियल यहाँ लिखा हुआ है। अ स्टेटमेंट, पहला जो पॉइंट है वही आपका एसेंशियल आता है, तो वही आपका आंसर भी होगा। ये पहला पॉइंट आप देख लीजिए ध्यान से। तो अब हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। ए, अ मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज मेड और adopted by a party to a contract and is untrue. untrue मतलब false। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, a statement of fact which if false, अगर वो false हुआ, देखिए अगर वो false हुआ, if it is false, तब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है would be misrepresentation if the maker believes it to be true। अगर maker जो पार्टी, अगर ये जो लिखा है अब मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यहाँ पे ट्रू में आ जाता है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो ए है। बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। बी में आते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन डू नॉट मीन द सेम। ये दोनों एक ही मतलब आता है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन देखें और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, तो ये ऑप्शंस भी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है, कोई डिफरेंस तो है नहीं इन दोनों में, तो ये ऑप्शन बी भी कट। अब सी पे आते हैं, इफ वन पार्टी हैज इंड्यूस द अदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस रिप्रेजेंटिंग दो इनोसेंटली any material fact, especially within his own knowledge, the party misled cannot avoid the contract। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में, आपको पैराग्राफ से ही आंसर निकालना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया आंसर कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट पे है, तो आपको आंसर वहीं से निकालना है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव स्टेटमेंट का बात कर रहा है ये नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड इज ट्रू, ये तो है ही नहीं आपका, तो ये आंसर भी नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए कंसीडर, ये 2 नंबर पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे लिखा है कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इस नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम लोग को उसको कंसीडर करना है और आंसर करना है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्टली फ्रॉडुलेंट एक्ट को डिस्क्राइब करता है। ओके, तो पहले लोग पहला स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ए पे 1 पे आ जाते हैं। द एक्सप्रेशन फ्रॉड मीन्स एन इंटेंशन टू डिसीव वेदर इट इज फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवांटेज टू द पार्टी
himself or from ill will towards the other is immaterial। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रॉड का जो मीनिंग दिया हुआ है कि इंटेंशन टू डिसीव, ये देखिए इंटेंशन टू डिसीव, ये एक तो फर्स्ट एसेंशियल आ जा रहा है, इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है। तो ये एसेंशियल है फ्रॉड का, तो ये करेक्ट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड वाला क्या बता रहा है इसमें, अ फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ डेलिब्रेट डिसेप्शन with the design of securing something by taking an unfair advantage of another। यहाँ पे unfair advantage of another जो है ये सेकेंड एसेंशियल आ जा रहा है फ्रॉड का, ठीक है। और एक और इसमें साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, इट इज़ अ डिसेप्शन टू गेन फ्रॉम अनदर लॉस, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रॉड। तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस पे आप पहले देख लीजिए, ए में लिखा हुआ तो है 1 और 2 करेक्ट है, तो ये आपको अभी के हिसाब से लग रहा है ये हो सकता है, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है, साइड में रखते हैं इसको, क्योंकि 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम लोग बी पे आते हैं। बी में क्या लिखा है, 1 इज करेक्ट, ये बाकी स्टेटमेंट्स का मेंशन नहीं किया है, तो 1 और 2 तो करेक्ट मिल गया, तो सिर्फ 1 करेक्ट तो नहीं, 2 भी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन तो पहले यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड से अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। थर्ड में आते हैं, चलो यहाँ पे फ्रॉड अराइजेज आउट ऑफ डेलिब्रेट एक्टिव रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटर अबाउट अ फैक्ट। ये जो फ्रॉड का जो ये मीनिंग दिया हुआ है ये भी आपका करेक्ट है, इसीलिए यहाँ जो ए में जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज 1 और 2 आर करेक्ट, इसमें से 1 और 2 का जिक्र किया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, पर यहाँ पे से 1 और 2 का दिया हुआ है, तो ये ऑप्शंस भी कट जाएगा। अब जब तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और डी के हिसाब से 1 और 2 करेक्ट है और तीसरा इनकरेक्ट है, ये भी नहीं होगा, तो आपका डी भी कट जाएगा, तो बचा क्या, सी में क्या दिया हुआ है 1, 2 और 3 आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक अगर आपको कहीं डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आपको वापस से रिपीट करके मैं बता पाऊँ, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बता पाओगे। तो थर्ड क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहला वाले में आते हैं। पहला वाला क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, फ्रॉड इज एन इनोसेंट रॉन्ग वेयर एज मिसरिप्रेजेंटेशन इज एन इंटेंशनल रॉन्ग। फ्रॉड जो है कोई इनोसेंट रॉन्ग नहीं है, ये दोनों ही इंटेंशनल रॉन्ग है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो पार्ट वाला करेक्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट तो करेक्ट हो गया, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन इज एन इंटेंशनल रॉन्ग, बट इसका जो पहला पार्ट है कि फ्रॉड इनोसेंट रॉन्ग है, ये गलत हो गया, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। अब बी में आते हैं, द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज दैट इन द फॉर्मर, पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में होता है कि द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, एंड इन द लेटर, बाद वाला जो पार्ट है जो मिसरिप्रेजेंटेशन है, ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जब मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा था कि मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो उसमें क्या था कि जो पार्टी है वो बिलीव करता है कि स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये ट्रू वाला पार्ट भी करेक्ट हो गया और सेकंड वाले में ये भी करेक्ट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बी है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस भी देख लें, बाकी ऑप्शंस में क्या लिखा है, बाकी ऑप्शंस में लिखा है इसमें सी में कि इन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बोथ, दोनों में क्या है, इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच मिसलीड्स द प्रॉमिस। ये जो मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है ये सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन का है, फ्रॉड का नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है आपका, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और लास्ट में आते हैं डी में। डी क्या कहता है, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बोथ आर इनोसेंट रॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको बताया इन दोनों में से कोई भी इनोसेंट रॉन्ग नहीं है, दोनों ही इंटेंशनल रॉन्ग है। दोनों में ही पार्टीज जो होता है इंटेंशनली दूसरे पार्टी को डिसीव करता है या फिर इंड्यूस करता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, जिसके कारण उसका लॉस होता है जो एंटर करता है, और जो एंटर करवाता है उसका गेन होता है। तो ये ऑप्शन भी
रॉन्ग हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी, जो मैंने आपको बताया, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 पे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। मिस्टर ए क्या करता है, वो अपना गाड़ी बेच देता है टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है? उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। विद द नॉलेज, उसको ये पता है, मिस्टर ए को पता है कि गाड़ी जो है थोड़ा डिफेक्टिव है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए एसी काम नहीं कर रहा, स्टीयरिंग व्हील में थोड़ा इशू है, गियर में इशू है। उसके बावजूद वो वाई को बेच देता है। गाड़ी खरीदने से पहले वाई जो है वो मिस्टर ए से कहता है, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द कार इज परफेक्ट। वो बोलता है अगर तुम डिनाई नहीं करोगे, अगर तुम मना नहीं करोगे तो हम समझ लेंगे कि गाड़ी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी में। तो मिस्टर ए भी कुछ नहीं कहता। तो इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको मिस्टर ए का लायबिलिटी डिसाइड करना है। तो जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, फ्रॉड पढ़ा रहा था, फ्रॉड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉड में आपका लिखा हुआ है ना, लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ की तरफ देखिए, देयर इज नो ड्यूटी अपॉन पार्टीज टू स्पीक अबाउट फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द अदर पार्टीज कंसेंट। ठीक है, उसने चुपचाप रहा, वो कुछ बोला नहीं। कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं होगा, बट अनलेस द सर्कमस्टेंसेस, लास्ट लाइन देखिए, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस शो दैट देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। अब गाड़ी खराब है तो उसको बोल देना चाहिए अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को, वाई को, कि गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, बता देना चाहिए। और साइलेंस इज इन इटसेल्फ, और अगर वो चुप रह गया तो वो इक्विवेलेंट है टू स्पीच। ये आपका पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऑप्शंस में कौन सा आंसर होगा? ये फ्रॉड होगा, ये लायबल है, नहीं लायबल है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या कहता है, ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हेंस अ मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे तो मिस रिप्रेजेंटेशन का कोई केस ही नहीं है, यहाँ पे तो फ्रॉड का केस है। मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब आ रहा था? अगर आपको समझ में आ गया है तो अब लाइक कर दो वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और तब भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ बी है, तो ए जो है ये अपने को एज पुलिस ऑफिसर बोलता है मैं पुलिस हूँ, और उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग वीलिंग कुछ करता है बी के साथ। ठीक है, बाद में बी को पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, तो इसके साथ तो ये लॉस हो गया इधर, और इधर गेन हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिस रिप्रेजेंट करना, अपने को दूसरा आदमी बता के अपना फायदा करा लेना और दूसरे का लॉस करा देना। ये आपका इंटेंशनल रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको, जब मैं आपको थर्ड नंबर बता रहा था क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे इनोसेंट रॉन्ग जो लिखा हुआ है गलत है, इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आपका इंटेंशनल रॉन्ग है, इट इज इंटेंशनल रॉन्ग। ये बोथ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों ही इंटेंशनल रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें जो ए वाला जो ऑप्शन है ये भी कट आउट हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का जो साइलेंट है वो कुछ बोला नहीं, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ मिसरिप्रेजेंटेशन। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, बी पे। बी ऑप्शन क्या कहता है? ये ऑप्शन कहता है ए इज नॉट लायबल फॉर फ्रॉड बट लायबल फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे पहला ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ए इज लायबल फॉर फ्रॉड। यहाँ देखिए आपका पहला पॉइंट तो आ गया, ए इज लायबल फॉर फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन बोथ। ये जो सेकेंड पार्ट है ये गलत लिख दिया है, ये गलत है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ इस केस में, इस एग्जांपल में मिसरिप्रेजेंटेशन का कोई केस नहीं है, ये फ्रॉड का केस है। अब हम डी पे आते हैं, अब ऑप्शन भी यही बचा है तो आंसर भी यही होना चाहिए। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हेंस अ फ्रॉड। जब मैं आपको फ्रॉड पढ़ा रहा था उसमें भी यही लिखा है कि अगर किसी का साइलेंस होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और वो फ्रॉड होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये डी है,
डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी। पहला ऑप्शन में आते हैं, व्हेन अ पार्टी टेक्स कंसेंट बाय फ्रॉड। ये आपका नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जा रहा है। जब मैं आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था तो तब मैंने आपको बताया था कि कौन सा इनमें से हो सकता है। सेकंड पे आते हैं, बी पे आते हैं। बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है कि व्हेन अ पार्टी टेक्स कंसेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे कोई बात है नहीं ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। सी में आते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज नाइदर वॉइड और नॉर वॉइडेबल। ये भी गलत है। अब हम लोग आते हैं डी। अब डी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा तो एक तो रीजन है कि वो लास्ट बचा है, बाकी तीनों रॉन्ग हो गया। अब बचा यही एक ऑप्शन, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। जब साइलेंस जो है अमाउंट्स टू फ्रॉड बट द अदर पार्टी whose consent was taken had discovered the truth। जब जो दूसरा पार्टी है उसका जिसका कंसेंट लिया गया था फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जब उसको पता चलता है ट्रूथ के बारे में, एंड हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आंसर जो है इज डी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आता है इस वीडियो में, कोई भी कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको आज बताया, इसमें आपको कहीं भी कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये कंसेंट से रिलेटेड, फिर यहाँ पे आ जाता है फ्रॉड, फिर आ जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये तीन को लेके यहाँ पे खेला गया है इस क्वेश्चन में, कंसेंट, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फ्री कंसेंट हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, इन तीनों का एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो, अगर कहीं भी कुछ समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही साथ इन जितना भी मैंने आज क्वेश्चंस कराया, इनमें से भी अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है आपको तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी लीगल के क्वेश्चंस बताऊंगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस बताऊंगा, लॉजिकल एंड मैथ। ओके, फॉर देन स्टे सेफ, थैंक यू।